गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। स्टार्ट करें? कोई और क्लास तो नहीं अभी कंटिन्यू हो रही है? आपकी पिछली क्लास ऑफ हो गई 11 to 12 वाली? यस सर। ओके, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब अभी 40 पीपल्स ज्वाइंड है। हम स्टार्ट कर ही देते हैं थोड़ा सा, जब तक ज्वाइन कर लेंगे और भी लोग। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेसेस क्या हैं, क्योंकि in design we have to deal with the stresses and also factor of safety. So these are the very important criteria for design of machine elements. ठीक है, so stresses, we are familiar with both these terms, stress and factor of safety. So क्या होता है कि stresses are developed in machine elements due to applied load, and machine design involves ensuring that the elements can sustain the induced stresses without yielding. It means in every machine elements, every machine element is subjected to certain load, and if the load is acting on the element, then due to this load there will be development of the stresses. So in design, what we have to do is we have to determine the stresses which are acting on the machine element, and also we have to ensure that these stresses should not cause the failure of the element. So how the failure will take place? So there will be here there will be two stresses. Okay, one is the permissible stresses of the material. Material है, since there is element, एक bar है यदि, and that bar is subjected to a lateral load, है ना, so it will act as a beam, तो उसमें bending stress होगी. Now इस बार का कुछ मटेरियल है, so मटेरियल की certain stress है, allowable stress, the permissible stress. अब इस बार में क्या होगा कि जो लोड लग रहा है, बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप्ड हुई, कि जो बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप्ड होंगी उस क्रॉस सेक्शन में, तो बेंडिंग स्ट्रेसेस मींस दैट विल बी द वर्किंग स्ट्रेसेस, वो कहलाएगी वर्किंग स्ट्रेसेस. तो ये वर्किंग स्ट्रेसेस जो है, जो इसमें डेवलप्ड हो रही है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ लोड, लोड के एप्लीकेशन के कारण स्ट्रेसेस डेवलप्ड हो रही है. सो दीज आर नोन एज द वर्किंग स्ट्रेसेस. अब ये वर्किंग स्ट्रेसेस जो मटेरियल की परमिसिबल स्ट्रेसेस हैं, उस परमिसिबल स्ट्रेसेस से कम या बराबर होना चाहिए. यदि ये वर्किंग स्ट्रेसेस उस परमिसिबल स्ट्रेसेस से बड़ी हो गई, मतलब ज्यादा हो गई, तो क्या होगा? Then the material will start yielding or the failure of element takes place. ठीक है, दिस इज ओके और नॉट? ये समझ में आया कि नहीं कि वर्किंग स्ट्रेसेस क्या है और परमिसिबल स्ट्रेसेस क्या है? एनीवन, किसी को डाउट है? वर्किंग स्ट्रेस और परमिसिबल स्ट्रेस दोनों? परमिसिबल स्ट्रेस मटेरियल की प्रॉपर्टीज है. सो मटेरियल
के साथ रहेंगी। वर्किंग स्ट्रेसेस जब वो कंपोनेंट जिस मटेरियल का वो बना है वो एक्चुअल लोड उस पर जब एक्ट करेगा तो उस लोड को रेजिस्ट करने के लिए जो स्ट्रेसेस डेवलप्ड होंगी वो वर्किंग स्ट्रेसेस होती है। ठीक है, सो वो स्ट्रेसेस जो मटेरियल की परमिसिबल स्ट्रेसेस, अलाउबल स्ट्रेसेस हैं, उससे कम ही रहना चाहिए। अगर ये स्ट्रेस उससे जब बड़ी हो गई तो फेलियर स्टार्ट हो जाएगा। सो लेट्स कंसिडर एग्जांपल। एक सिंपल लीवर यहाँ पे शो है। सो दिस लीवर इज एबीसी। ये एबीसी एक लीवर है और इस दिस इज हिंज एट द ए। ये पॉइंट ए पर हिंज है। एक एंड सी है, सी से एक स्प्रिंग कनेक्टेड है विच इज फिक्स्ड हियर और स्प्रिंग की स्टिफनेस के है और ये जो फोर्स है स्प्रिंग पे, ये एफ फोर्स इज एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग। और दूसरा वाला जो एंड है बी, यहां पर एक पी फोर्स लगेगा। ठीक है, एक पी फोर्स लगेगा। तो इस को हम यदि इस कंपोनेंट को हम एनालाइज करें, ठीक है, तो क्या क्या स्ट्रेसेस होंगी यहाँ पर। सो a proper design of the spring would ensure the necessary force P at the lever end B. इस स्प्रिंग की प्रॉपर डिजाइन से वी कैन डिसाइड कि जो नेसेसरी फोर्स P लगेगा यहाँ कितना लगेगा। And the stresses developed in the sections AB and AC would decide the optimum cross section of the lever, provided that the material has been chosen correctly. ठीक है, सो इस AB सेक्शन और इस AC सेक्शन में जो स्ट्रेसेस डेवलप्ड होंगी वो इसके क्रॉस सेक्शन को डिसाइड करेंगे। ठीक है, वो इसके क्रॉस सेक्शन को डिसाइड करेंगे और मटेरियल जो हमने चूज किया उस पर भी डिपेंड करेंगे। इसका क्रॉस सेक्शन ऑप्टिमम क्या होगा, वो मटेरियल पे होगा, क्योंकि मटेरियल की जो है कुछ परमिसिबल स्ट्रेसेस है। ठीक है, सो द डिजाइन ऑफ द हिंज डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेसेस डेवलप ड्यू टू द रिएक्शन। और ये जो हिंज है यहाँ पर, इसकी जो डिजाइन है वो डिपेंड करेगी कि स्ट्रेसेस डेवलप्ड होंगी इसके रिएक्शंस के कारण। फोर्सेस एट ए, यहाँ पर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे उससे इस हिंज पिन की डिजाइन होगी। सो इस अरेंजमेंट को हम एनालाइज करें तो क्या होगा कि फॉलोइंग टाइप ऑफ स्ट्रेसेस विल बी डेवलप्ड। यहाँ पर जैसे ए बी आर्म जो है, इस ए बी आर्म के अंदर ए बी और ए सी, इसके अंदर जो स्ट्रेसेस डेवलप्ड होंगी वो होगी बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस आर्म ए बी में देखें और इस आर्म ए सी में, जस्ट एनालाइज दिस। सो वी हैव अ लोड व्हिच इज perpendicular to the axis, that is lateral loading is there. So there will be development of the bending stress here and there will be development of the bending stress here. AB और AC दोनों पार्ट के अंदर bending stress develop होगा। What about the hinge pin? इस hinge pin में क्या होगा यहाँ पर? So in the hinge pin shear and bearing stresses will be developed. इसके कारण यहाँ पर जो है वो bearing stress developed होगी और shear stress developed होगी। ठीक है, स्प्रिंग में क्या होगा, स्प्रिंग में shear stress डेवलपमेंट होगी। So it is therefore important to understand the implications of this and other simple stresses. So in this way we have to analyze the part कि उस पार्ट में कौन कौन सी लोडिंग किस तरह की है और उस लोडिंग के कारण इस पे स्ट्रेसेस कौन सी डेवलप होगी। हमें हर स्ट्रेस को कंसिडर करना है और उस पार्ट को डिजाइन करना है। So these are some type of stresses we are acquainted, ये हमें मालूम है और हमने इस पे प्रॉब्लम भी की है कि टेंसाइल स्ट्रेस होती है। सो द स्ट्रेस डेवलप्ड इन द बार subjected to tensile loading is given by this relation. This is a tensile stress sigma t, that is P by A. P is the applied load और ये क्रॉस सेक्शन जहां पर एक कर रहे हैं। Compressive stress, so this is the stress developed in the bar subjected to compressive loading. ये टेंसाइल लोडिंग है, so the stress developed will be tensile stress और ये compressive stress, the relation is P by A.
एंड दिस इज द फिगर। ये इस तरह से कंप्रेसिव लोड है इस पे, सेक्शन पे। एंड इफ दिस इज ऑन दिस सेक्शन, यदि हम इस सेक्शन पे बात करें, so there will be development of the normal stress and shear stress, that is the normal stress and the tangential stress। ठीक है, ये कोई एक सेक्शन हमने लिया which is inclined at an angle theta, इसके साथ में एक ये बार है which is subjected to force P। तो इस तरह का जो सेक्शन है, इस तरह के सेक्शन पे नॉर्मल स्ट्रेस है और टेंजेंशियल स्ट्रेस, सिग्मा थीटा एंड टाउ थीटा। तो हमने पिछली क्लासेस में जो है वो उसको दिस रिलेशन को भी डेवलप किया है। ठीक है, कि ये सिग्मा थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो सिग्मा थीटा इज गिवन बाय दिस, और टाउ थीटा जो टेंजेंशियल स्ट्रेस है वो कितनी होगी, तो वो इतनी होगी इस रिलेशन से। सो दिस वी हैव डेवलप्ड इन द लास्ट सेमेस्टर। बियरिंग स्ट्रेस, सो बियरिंग स्ट्रेस हम किसको कहते हैं, कब डेवलप होती है बियरिंग स्ट्रेस, कि व्हेन अ बॉडी इज प्रेस्ड अगेंस्ट अनदर, एक बॉडी दूसरी बॉडी को प्रेस करती है, द कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप्ड इज टर्म्ड एज बियरिंग स्ट्रेस। एग्जांपल, बियरिंग स्ट्रेस डेवलप्ड एट द कांटेक्ट बिटवीन अ पिलर एंड अ ग्राउंड। दिस इज द केस, ये पिलर है और ये ग्राउंड है, तो पिलर और ग्राउंड के बीच में जो कंप्रेसिव स्ट्रेस, जो बियरिंग स्ट्रेस डेवलप हुई, दैट इज गिवन बाय P by A। Another example, at the contact surface between a pin and a member with a circular hole। So this is a member, circular hole है, और इस circular hole में pin inserted है। So इस pin में the pin is subjected to bearing stress, ये pin जो है bearing stress subjected due to the load। So that is given by P by LD। And here in case of bearing stress, the cross section is taken as the projected। ये जो सिलेंडर है, जो पिन है, इसको हम प्रोजेक्ट करेंगे तो जो एरिया होगा that will be given by this L into D। The will L represent the length and D represent the diameter। And at the faces of a rectangular key fixing a gear hub on a shaft। यदि इस तरह का है, ये गियर यहाँ पर फिक्स करना है, ये शाफ्ट है, शाफ्ट में की वे है, हब में भी की वे है, और यहाँ पर एक की इंसर्टेड है। तो इस की में जो बियरिंग स्ट्रेस होगी, that will be given by 4T upon A L D, where T is the torque and A is the this dimension A, square की है, so side की length है A, L is the length, ये length है इसकी। Shear stress, so this is a tangential stress acting parallel to the cross section। जहाँ पर जो लोड लग रहा है वो यदि क्रॉस सेक्शन से पैरेलल है तो ये डेवलपमेंट। When forces are transmitted from one part of a body to another, the stress is developed in a plane parallel to the applied force are the shear stress, and the average values of the shear stresses are given by P by A। So this is case of a single shear, and this is the case of a double shear। And this is an example। Here there is a riveted joint है, एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है, the force is applied tangential to the ये cross section। So this will separate out due to shear force। यदि shear force यहाँ पे है, shear stresses developed हो रही है इस cross section पे parallel to this cross section, तो ये shear हो जाएगी, दो प्लेट्स अपार्ट हो जाएंगे एक दूसरे से। So this is in single shear, एक ही एरिया है। But here यदि इस तरह का अरेंजमेंट है, this is a double riveted joint। So एक प्लेट ये है, this is another cover plate, this is another cover plate, और ये फोर्स लग रहा है इस तरह से। So this is the cross section with sheared, और this is the cross section with sheared। ये दो जगह से shear हो रहा है। यदि ये जॉइंट फेलियर हो गया तो सेपरेट आउट कैसे होगा, ये वाला पार्ट रिवेट का इसी में रह जाएगा और ये प्लेट सेपरेट हो जाएगी, रिवेट का ये पार्ट इस पार्ट में रह जाएगा और ये सेपरेट हो जाएगी, और इस पार्ट में तो दो जगह से ये shear है। So this will be double shear। Bending stresses, so this is the relation for the bending stress, sigma is equal to m into y by I। So that is bending stress at any fiber at a distance y from the center line, that is we write it here, and this is the generalized bending equation, sigma by y is equal to m by I is equal to E by R।
So shear stress in bending, this is the relation for the shear stress in bending. कि bending के कारण जो bending में बीम है तो उसमें जो shear stress develop होगी, that will be given by this relation. ये हमने derive भी किया है last semester की strength of material subject में. So tau is equal to F upon IB into A into Y bar, where F represent the vertical shear force acting on the section, I moment of inertia of the section about the neutral axis होता है, B width of the section under consideration, जो हम consider कर रहे हैं जहां पर वो उसकी उस section की width है, और A is the area of the beam है above the neutral axis, और Y bar जो है is the distance between the center of gravity of the area and the neutral axis. Then there is another stress, that is the torsional stress. So this is the general equation for E by J is equal to tau by R is equal to G theta by I. Another is buckling stress. So the compressive stress E by A is applicable only to short members, but if the member is long, so there may be compression or buckling may takes place. So buckling consideration is there. So the critical load for buckling of a column with different end fixing conditions is given by Euler formula. हमने Euler formula का यूज किया है और ये critical load buckling के लिए जो है वो निकाला है. So P critical is equal to n times pi square EI by I square L square. So E is the elastic modulus, I this is I and this is L. I is the second moment of area and L is the column length. N यहाँ पर एक कांस्टेंट होता है जो कि कॉलम का एंड कंडीशन क्या है उस पर डिपेंड करता है. सो यदि कॉलम दोनों एंड से फिक्स्ड है तो n की वैल्यू 1 होती है, और एक एंड फ्री है दूसरा फिक्स्ड है तो n की वैल्यू इतनी होती है. ये एक एंड से फिक्स्ड है दूसरा एंड हिंज्ड है तो n की वैल्यू इतनी होती है, और दोनों एंड फिक्स्ड है तो n की वैल्यू इतनी होती है. सो दीज आर the various stresses जो हम पढ़ चुके हैं. हमें मशीन डिजाइन में क्या करना है कि ये जो लोड के कारण किसी मेंबर पे यदि कोई लोड लग रहा है तो हमें फर्स्ट ये डिटरमाइन करना है कि उसमें स्ट्रेस कौन सी डेवलप्ड होगी. वो स्ट्रेस हमें पता है कि ये डेवलप्ड होगी तो हम वो स्ट्रेस फाइंड आउट करेंगे. इफ द क्रॉस सेक्शंस आर नोन, है ना, क्रॉस सेक्शंस हमें मालूम है तो क्या करेंगे कि उसमें वर्किंग स्ट्रेसेस निकाल लेंगे. क्रॉस सेक्शन हमें मालूम है, वर्किंग स्ट्रेस हमने निकाल ली. अब ये वर्किंग स्ट्रेस मटेरियल की परमिसिबल स्ट्रेस से कम है तो जो क्रॉस सेक्शन है वो इट्स ओके, द क्रॉस सेक्शन इज ओके, मतलब वो क्रॉस सेक्शन बियर कर लेगा उतने स्ट्रेसेस को. लेकिन यदि वर्किंग स्ट्रेस ज्यादा आ गई उस परमिसिबल मटेरियल की स्ट्रेस से, तो इसका मतलब क्या है कि जो क्रॉस सेक्शन अभी हम यूज कर रहे हैं वो क्रॉस सेक्शन इतने लोड को सपोर्ट नहीं करेगा. सो वी हैव टू डिटरमाइन द क्रॉस सेक्शन अकॉर्डिंगली. ठीक है, हमें क्रॉस सेक्शन फिर ढूंढना पड़ेगा कि हम क्रॉस सेक्शन क्या रखें जो इस लोड को बियर करे. सो लेट्स डू अ प्रॉब्लम. एक छोटा सा प्रॉब्लम है, आप इसको एनालाइज करिए और जस्ट टेल मी कि इसका डायमेंशन क्या होगा. सो दिस इज अ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है, यू नोट इट डाउन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स टाइम एंड जस्ट टेल मी कि क्या स्ट्रेसेस यहाँ पर डेवलप्ड होंगी. ठीक है, सो दिस इज द प्रॉब्लम. ओके, जस्ट इसको एनालाइज करो कौन सा फोर्स लग रहा है और क्या स्ट्रेस होगी एंड फाइंड आउट. सो फर्स्ट वी हैव टू एनालाइज कि व्हाट स्ट्रेसेस आर डेवलप्ड इन द पिन ए. पिन ए में क्या स्ट्रेस डेवलप्ड होगी और दिस बेल क्रैंक लीवर, और देन डिटरमाइन सेफ डायमीटर ऑफ द पिन. इस पिन की सेफ डायमीटर हमें ढूंढना है.
और these are the allowable stresses for the pin material in tension and in shear, in tension and in shear. ठीक है, जस्ट सॉल्व करिए. प्रॉब्लम तो समझ में आया ना, क्या करना है आपको. हियर द फोर्स इज 15 किलो न्यूटन और पिन से इसका जो डिस्टेंस है 200 mm है, और यहाँ पे जो पी फोर्स है इससे इसका डिस्टेंस जो है वो पिन से 300 mm है. 5 minutes, one by one फिर I will ask. यस, किसने किया? सर बी पे तो फोर्स आएगा 5 किलो न्यूटन का. 15 किलो न्यूटन फोर्स. सर बी पे. सर बी पे 10 आ रहा है ना.
बी पे यहाँ पर यस सर 10 किलो न्यूटन। वो नहीं मालूम कितना, वो हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। क्या इक्वेशंस क्या करेंगे हम? तो सबसे पहले तो कंपोनेंट ले लेंगे सर, वो 15 किलो न्यूटन का ए पे सर, उसकी वजह से एक बेंडिंग मोमेंट आ रहा होगा, और सर एक एक्शियल लोडिंग आ रही होगी 15 किलो न्यूटन की, और सर टी के कारण सर एक वर्टिकल रिएक्शन आ रही होगी सर ए पे। देखो ये फोर्स है, अप्लाइड फोर्स, और ये पी की वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है, ठीक है ना। और इस ए पर बात करें तो ए पर क्या होगा, दिस पी इज एक्टिंग डाउनवर्ड, तो इस पी का एक रिएक्शन फोर्स होगा यहाँ पर जो कि अपवर्ड लगेगा, ठीक है। इस 15 किलो न्यूटन का फोर्स लेफ्ट में है, तो स्पिन पर इसकी रिएक्शन लगेगी ये इस डायरेक्शन में, ठीक है। सो दिस इज पी और दिस इज 15 किलो न्यूटन, तो रिजल्टेंट निकलेगा एक रिजल्टेंट फोर्स लगेगा यहाँ पे इन दोनों के कारण, ठीक है। कितना होगा ये रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? पी स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, है ना, पी स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू दिस पी, क्योंकि cos थीटा तो जो है वो थीटा 90 है, तो पी स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा, इस के कारण ए पर डायरेक्ट शेयर फोर्स होगा ये, दिस इज डायरेक्ट शेयर फोर्स, डायरेक्ट shear force, ठीक है। तो इसके कारण डायरेक्ट शेयर फोर्स एक्ट करेगा यहाँ पर। दूसरा कि ये जो फोर्स है 15 किलो न्यूटन का, ये इस एक्सिस से 200 mm डिस्टेंस पर, सो दिस विल क्रिएट अ टॉर्क, ठीक है, एक मोमेंट क्रिएट करेगा यहाँ पर ए पर, सो दैट मोमेंट इज 15 into 200, काउंटर क्लॉकवाइज। और दूसरा ये जो है दिस लोड P into 300, ये क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करेगा। यहां पर एक तो होगी डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, और जो दूसरी होगी दैट विल बी टॉर्शनल शियर स्ट्रेस, टॉर्शनल शियर स्ट्रेस यहां पर एक्ट करेगी। टॉर्शनल शियर स्ट्रेस, ठीक है, टॉर्शनल शियर स्ट्रेस, यहाँ पे डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, so that will be टाउ डायरेक्ट, और यहाँ पे टाउ टॉर्शनल, ठीक है। ये पिन ए सब्जेक्टेड टू शियर स्ट्रेस रहेगी उधर। सो आप मोमेंट को इक्वेट कर लो कि इसके कारण यहाँ पे जो मोमेंट आया और इस पी के कारण यहाँ जो मोमेंट आया वो दोनों बराबर होंगे, तो हमें पी की वैल्यू फाइंड आउट। सो फाइंड आउट द पी, कितना आया पी? 10 आ रहा है? यस सर, 10 किलो न्यूटन। सो 10 किलो न्यूटन ये आया। 10 किलो न्यूटन ये लोड आ गया, ठीक है। नाउ फाइंड आउट द रिजल्टेंट लोड आर 18.02, ठीक है।
तो ये हो गया. नाउ कैन यू फाइंड आउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिन? कैसे निकालेंगे? रिलेशन है ना आपके वो? रिलेशन कौन सी है? ये रिलेशन P बाय यहां से निकलेगी. टॉर्शन वाली इक्वेशन कहां गई हमारी? ये यहां से ठीक है. एक यहां से निकलेगी और एक जो है वो P बाय A वाले रिलेशन से निकलेगी, जो डायरेक्ट वाली है. तो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगी? ये डायरेक्ट शियर स्ट्रेस क्या होगी? ये. सो द डायरेक्ट शियर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल टू P लोड, ठीक है, बाय A, दैट इज पाई बाय 4 D स्क्वायर. ठीक है. तो इस D को इधर ले जाओ. यहाँ पे R दिस इज नोन गिवन है. व्हाट अबाउट दिस टाउ? ये टाउ कौन सी होगी? वन 170. 170. देखो यहां से समझो. टाउ इज इक्वल टू R, जो कि लोड है. इस लोड को सब्जेक्टेड है और इस लोड को बियर करने के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? पाई बाय 4 D स्क्वायर. ठीक है. तो अभी हम जो बात कर रहे थे ना, तो ये एक्चुअल लोड है जो कि इस क्रॉस सेक्शन को सब्जेक्टेड है. तो ये वाली जो स्ट्रेस है, दिस इज नोन एज द वर्किंग स्ट्रेस. ठीक है. वर्किंग स्ट्रेस. वर्किंग स्ट्रेस. ये वर्किंग स्ट्रेस है. ठीक है. दिस वर्किंग स्ट्रेस इज इक्वेटेड टू दिस स्ट्रेस. ये स्ट्रेस कौन सी? दिस इज द लिमिटिंग कंडीशन. ये वाली स्ट्रेस जो होगी, ये परमिसिबल स्ट्रेसेस ऑफ परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ मटेरियल. परमिसिबल. ठीक है. स्ट्रेस. ठीक है. समझ में आया कि वर्किंग स्ट्रेस क्या? दिस इज वर्किंग स्ट्रेस और दिस इज परमिसिबल स्ट्रेस. अभी लिमिटिंग कंडीशन है, कोई फेलियर नहीं है. ठीक है. जब तक ये इक्वेशन है तब तक फेलियर नहीं. जैसे ही ये बढ़ जाएगा, उसकी वैल्यू यदि इससे ज्यादा आ जाती है तो फेलियर हो सकता है. तब ये डायामीटर रजिस्ट नहीं करेगा. तो आप इस रिलेशन से क्या रखो कि ये जो 170 है, दिस इज द परमिसिबल शेयर स्ट्रेस फॉर द मटेरियल. तो यहां पर आप इसको 170 रखो. ये R जो लोड आपने निकाला वो रखो. तो यहां से D निकालो. फाइंड आउट D फ्रॉम दिस रिलेशन. ये D की वैल्यू कितनी आ रही है? 10 किलो न्यूटन है ना? नहीं, 18 आई थी सर 8 mm. 8 mm आ रही है? यस सर. जस्ट वेरीफाई कर लो भैया कि 8 mm है. 15 किलो न्यूटन का लोड है, 18 किलो न्यूटन का ना डायरेक्ट? यस सर. रिजल्टेंट 18. हाँ. न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया था उसको? हाँ सर. ठीक है.
ठीक है, और ये मेगा पास्कल न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में 170। Yes, sir. सो दैट कन्वर्जन कर लिया ना? Yes, sir. चलो, तो इट इज 8 mm आ गई, ये 8 mm आ गई। तो ये जो 8 mm ये जो स्ट्रेस मिली है, ये हमारे डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस के उससे मिली है। ठीक है, सिमिलरली फाइंड आउट दिस स्ट्रेस, टॉर्शनल स्ट्रेस के कारण इसका डायमीटर क्या होगा। ये तो डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस है, अब टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस कंसीडर करो, तो उसमें क्या रिलेशन है टॉर्क के, कि पाई बाय 16, सॉरी, the torque is equal to, this is torque is equal to torque pi by 16 into tau into dq, ये रिलेशन होती है। ठीक है, तो फ्रॉम दिस रिलेशन आल्सो फाइंड आउट दिस d, ये d पता कर लो कितना आएगा। ठीक है, बताओ ये d कितना आया। यहां पर भी टाउ की वैल्यू जो है, यहां पर टाउ 170 मेगा पास्कल आएगा, और यहां पर जो ये टॉर्क है ये 15 इंटू 200 रखो या 10 इंटू 300 रखो, और रख के जरा बताओ कि डी कितना आ रहा है। यहाँ एक रिलेशन से तो 8 mm आया है, इस रिलेशन से फाइंड आउट करो। कितना आया, फाइंड आउट किया? Sir, 4.9 आ रहा है। 4.9? Yes, sir. ये एक बार है ना क्रॉस चेक करो, मुझे बहुत ही कम लग रहा है, इतनी वैल्यू जो है 4. और कोई भैया कैलकुलेट वेरीफाई करो कि 4.9 mm या और 8 mm सही है, जस्ट वेरीफाई दिस। तो 4.48 आ रहा है। बराबर है, मतलब ये वैल्यूज करेक्ट कैलकुलेट हुई, 8 mm और 4.9 mm। ठीक है, नाउ अब आपके पास में देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ डायमीटर, 8 mm and 4.9 diameter. Now which will you use? 8.09. 8.09. 8.09 यूज करेंगे, क्यों सर? क्योंकि 8 से कम हो जाएगा तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगी, दूसरे से फेल हो जाएगा। एग्जैक्टली तो यहाँ पर 2 रिलेशन है, 2 डायामीटर है, ये रिलेशन से यहाँ से जो मिनिमम वैल्यू डी की वैल्यू जो निकली है ये 4.9, दिस इज द मिनिमम वैल्यू, इससे कम नहीं चाहिए, इससे ज्यादा वैल्यू चलेगी, कम नहीं चलेगी। हाँ, और इस क्राइटेरिया से यहां पर मिनिमम वैल्यू आई है 8 mm, मतलब 8 mm से कम वैल्यू नहीं चाहिए चलेगी, 8 mm से ज्यादा वैल्यू चाहिए। तो दोनों कंडीशन को कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी? 8 mm। दिस इज क्लियर और नॉट? दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर और नॉट? सर एक बार फिर एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। इस रिलेशन से हमारे पास डायामीटर आया है 4.9 mm, तो ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, दिस कैलकुलेटेड वैल्यू जो होती है ना, दैट इज द मिनिमम वैल्यू होती है। ठीक है, उससे कम वैल्यू परमिसिबल नहीं है।
उससे ज्यादा वैल्यू आप ले सकते हो, 4.9 का 5 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, चलेगा। लेकिन 4.9 से 4.8 नहीं कर सकते, क्योंकि ये लिमिटिंग कंडीशन में वैल्यू है ये, क्योंकि ये वर्किंग स्ट्रेस है, ये वर्किंग टॉर्क है, और ये अप्लाइड टॉर्क है। ठीक है, ये परमिसिबल टॉर्क है और ये अप्लाइड टॉर्क है, तो दोनों इक्वल है। तो ये वैल्यू कैलकुलेट हुई है, दिस इज द मिनिमम वैल्यू, इससे कम नहीं चलेगी, इससे ज्यादा परमिसिबल चलेगी। दिस इज वन क्राइटेरिया। दूसरे क्राइटेरिया से हमारी वैल्यू आई है 8 mm कि 8 mm से कम यदि हम वैल्यू बी की रखते हैं तो ये रिलेशन वॉइड हो जाएगी। ठीक है, और ये लिमिटिंग कंडीशन है कि ये मटेरियल की परमिसिबल है, ये वर्किंग है। तो यदि हमने 8 mm से कम लिया, मतलब यहां पे डी कम हुआ, तो ये बढ़ जाएगा, मतलब फेलियर हो जाएगा। सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू 8 mm। इस 8 mm से कम नहीं चलेगी, 8 mm से ज्यादा चलेगी, 8, 9, 10, 11, 12। अब हमें तो एक डायामीटर यूज करना है और यहाँ पर दो वैल्यूज हैं, तो सेफ क्या है, इसमें कहना है कि इस क्राइटेरिया में 4.9 से कम नहीं, और यहां पर इसका कहना है कि 8 mm से कम नहीं। तो दोनों क्राइटेरिया को कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, बड़ी वाली। 8 mm हम अडॉप्ट कर लेंगे, तो 8 mm 4.9 से ज्यादा है, हाँ परमिसिबल है, और 8 mm यहां पर मिनिमम है, परमिसिबल है, तो 8 mm हम फिक्स करेंगे। ठीक है, समझ में आया? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? एनीवन? किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है, इसमें समझ में नहीं आया हो तो दिस इज अ सिंपल प्रॉब्लम। ठीक है, हम लोग कनेक्टेड तो है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। सो दिस इज क्लियर, आपको समझ में आया कि डायामीटर की दो वैल्यू थी, दो क्राइटेरिया से, तो जो हायर वैल्यू है वो हम अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, सो दिस बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेसेस, और कैसे हमें उस स्ट्रेसेस को यूज करना है टू फाइंड आउट द डायमेंशन द क्रॉस सेक्शन। अब नेक्स्ट क्लास में जो है वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, तो थोड़ा सा उसको भी डिस्कस कर लेंगे कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है और किन किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है। ठीक है, और मटेरियल्स जो है, सिंस आप लोगों ने मटेरियल लास्ट सेमेस्टर में ही पढ़ा है,